माताजी और श्री अरविंद को प्रणाम। श्री अरविंदो आश्रम दिल्ली और श्री अरविंदो सोसाइटी हिंदी क्षेत्र समिति को धन्यवाद। अभी आपने जो ये एग्जीबिशन देखी या अभी नहीं देख पाए होंगे, ये जो एग्जीबिशन है इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका के बारे में पता लगने के बाद हमें इसकी जो महत्ता है वो हम अनुभव करते हैं। इसका टॉपिक है इलस्ट्रेशंस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ रेलिवेंट कोड्स ऑफ श्री अरबिंदो। हमारे मूल संविधान में वो संविधान जिस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाकी सभी माननीय सदस्यों ने जो हस्ताक्षर किए थे, वो संविधान के 22 चित्र आप देख रहे हैं। आज जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसके साथ साथ श्री अरविंद की 150वीं जन्म जयंती, इस संदर्भ में ये जो चित्र हैं, सभ्यता का चित्रण है, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान पे हस्ताक्षर हुए थे। वो जो संविधान था वो हस्तलिखित था, हैंड रिटन, कैलीग्राफी से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हाथ से लिखा गया था और इसका विचार दिया था प्रोफेसर के.टी. शाह। प्रोफेसर के.टी. शाह बहुत बड़े विद्वान रहे और उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ये कहा कि हमारा जो संविधान है वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। तो जैसे भारतीय सभ्यता में हमारी परंपरा रही है, हम प्रत्येक इवेंट को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। उसके अंदर सौंदर्य निहित रहता है। आप अपनी जितनी भी हमारे संस्कार हैं, जितनी दिनचर्या हैं, हमारे उत्सव हैं, उनमें देखिए सब में एक उत्साह है। रंग, बहुत सारे रंग आपको मिलेंगे, जिसको कहते हैं सेंस ऑफ एस्थेटिक सेंस, कूट कूट के भरा हुआ है। उसी का परिणाम हुआ कि पूरे विश्व में सबसे सुंदर संविधान, सबसे लंबा संविधान हमारा है। लिखने की जो जिम्मेदारी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी को दी गई। जब ये बात आई कि उनको कुछ मानदेय दें, तब उन्होंने 1 रुपया लेने से मना कर दिया, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि हर पेज पे मेरा नाम होना चाहिए। तो प्रत्येक पेज पे आपको प्रेम, PREM मिलेगा। इसी प्रकार हिंदी का जो संविधान है वसंत कृष्ण बैद जी द्वारा लिखा गया है। अब ये तो लेखन की बात आ गई, सुलेखन की बात आ गई, कैलीग्राफी राइटिंग की। अब बात आई कि इसको ब्यूटिफिकेशन कैसे किया जाए। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शांति निकेतन के बहुत प्रसिद्ध आर्टिस्ट रहे हैं आचार्य नंदलाल बोस जी, उनको ये जिम्मेदारी दी। अब यहाँ से महत्वपूर्ण अंश की शुरुआत होती है। हमारे संविधान में जो जितने भी माननीय सदस्य थे, तपस्वी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, संघर्ष किया था उन्होंने। किस चीज़ के लिए? भारत को आज़ाद कराने के लिए। उस समय जो उनकी सोच थी वो सिर्फ एक ही थी, वहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थी। इंडिया फर्स्ट, सबसे पहले भारत। इसी कड़ी में ये जो चित्र बनाए, ये क्यों बनाए, ये काफ़ी मेरे मन में भी उत्सुकता रही। काफ़ी कुछ कई विद्वानों से चर्चा हुई, लीगल फ्रेटर्निटी से हुई, आर्टिस्ट से हुई, साहित्य के लोगों से हुई। तब मुझे एक ये महाभारत में से लिया हुआ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बल्कि ये कहें कि इसके अंदर पूरा सार है। ये जो पूरी एग्जीबिशन जो लगाई है और ये जो चित्र उस समय संविधान सभा में जो लगाए, उन्होंने क्यों लगाए,
ये मैं एक बार पढ़ के फिर हम इस पे 2 मिनट चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। ये इशारा करता है, ये किस संदर्भ में है? वेदों के बारे में। वेद एब्सोल्यूट नॉलेज, जिसको कहते हैं कि ज्ञान के से हम ज्ञान की तरफ जब बढ़ते हैं तब कुछ दायित्व होते हैं, जिसको हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में है अधिकार। अधिकारी को ही ज्ञान होना चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया? One should strengthen the Veda by the study and application of Itihas and Puran. The Veda is afraid of the man of meager learning with the thought that he, the man of literal learning, may injure it. इसका अर्थ ये है कि जब हम वेद या जब हम बहुत, जिसको कहते हैं एकदम प्योर नॉलेज की तरफ, हम उसका अध्ययन तो कोई भी कर सकता है, कर लेते हैं, शब्द हैं, लेकिन उसका सार गर्भित सर्वांगीण अर्थ समझने के लिए ये आवश्यकता है कि जिन परिस्थितियों में वो लिखा गया, जिस समाज में लिखा गया, जिस काल में लिखा गया, जिस पृष्ठभूमि में लिखा गया, अर्थात उस सभ्यता के इतिहास, पुराण, उसकी संस्कृति, उसकी धरोहर और उसके हेरिटेज, सिविलाइजेशन एंड द कल्चर, इसकी जानकारी के अभाव में वो जो ज्ञान है, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जब वेदों की भी जब बात आई कि वेद को एक पुस्तक है, उसको आप पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ने से उस वेद को भी डर किससे लगता है? जिनको कि भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत, यहाँ की जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, पौराणिक जो कथाएं हैं, अगर इनका ज्ञान नहीं है तो वो जो हमारे वेद, उन लोगों से घबराते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पठन करने के बाद वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और यही कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन रहा हमारे संविधान सभा के जो माननीय सदस्य थे, उनके दिमाग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ने का मुझे मौका मिला, मैंने शोध किया, तो कहीं ना कहीं संविधान सभा में ये बात थी कि कहीं आने वाली पीढ़ी ये ना सोच ले कि भारत सिर्फ 15 अगस्त 1947 से ही भारत का इतिहास आरंभ होता है, या 26 जनवरी 1950 से, ये ना मान ले आने वाली पीढ़ियां। ये जो उनके मन में एक द्वंद्व रहा होगा, परंतु उसका निराकरण भी उन्होंने जितने सुंदर तरीके से किया, मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया तरीके से हो सकता है। और उसी का नतीजा है 22 भाग जो हमारे संविधान के हैं, वो हमारे भारतीय संस्कृति, सभ्यता से आरंभ होते हैं। कहाँ से आरंभ होते हैं? मोहनजोदाड़ो से चालू होते हैं। वैदिक काल, रामायण, महाभारत, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, अशोक, नटराज आदि, चलते चलते आधुनिक काल तक गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक आते हैं। हम उनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। ये जब चित्र मैंने सबसे पहले देखे, आपको भी लगेगा कि ये चित्र में नयापन क्या है, लेकिन जैसे जैसे मैं श्री अरविंद को पढ़ा, तब एक बात मेरे दिमाग में कौंध रही थी कि सबसे सटीक, स्पष्ट और सर्वांगीणता से इन विषय पे किन की वाणी के द्वारा हमारे युवाओं को समझाया जाए। और ये उसी का एक एफर्ट है कि एक एक चित्र के आगे आपको श्री अरविंद के कंप्लीट वर्क्स में से सिलेक्टेड कोट्स हमने रखे हैं यहाँ पे। इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, परंतु वो जो विषय है उससे संबंधित पूरी स्पष्टता और सर्वांगीण जो विचार है वो आपको यहाँ मिलेगा। मैं चालू करता हूँ इसमें। सबसे पहले ये फर्स्ट पेज है जो सत्यमेव जयते के बारे में हमने लिखा है।
यहाँ से कंप्लीट रेलेवेंट कोट्स ऑफ श्री अरबिंद हमने लिखे हैं। हमारे प्रेम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात आती है। आपको मालूम है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने 3 हमें चीजें दी आधुनिक काल में, और आप संसार के किसी भी देश के संविधान को उठा के देख लीजिए, अगर आपको उसका अध्ययन करना है, विश्लेषण करना है, ये 3 जो शब्द हैं, इन्हीं से आप उसका एक एनालिसिस करेंगे कि वो उस समाज ने इन तीनों को किस प्रकार से अंगीकार किया है। अब यहाँ जब श्री अरविंद की बात आती है तो श्री अरविंद स्पष्ट रूप से बताते हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात तो हम बहुत कर रहे हैं, और हमने देखा भी लिबर्टी और इक्वालिटी के ऊपर क्या हुआ। लिबर्टी पे कैपिटलिज्म, इक्वालिटी पे कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इसके नाम पे कितने प्रयोग हुए, और उन प्रयोगों में मानव जाति कहाँ खड़ी रही, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन श्री अरविंद बोलते हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी के बाद जब फ्रेटर्निटी की बात आती है, वो कहाँ दिखी है, मानव जाति में कौन से समाज ने, कौन से राष्ट्र ने फ्रेटर्निटी स्थापित की या नहीं की। तो उत्तर मिलता है अभी तक फ्रेटर्निटी नहीं है। और क्योंकि फ्रेटर्निटी स्टैब्लिश नहीं हो पाई मानव जाति की चेतना में, इसलिए लिबर्टी और इक्वालिटी भी संभव नहीं है। तो फ्रेटर्निटी को अगर जब तक स्टैब्लिश नहीं होगी तब तक वो दोनों संभव नहीं है। और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की जब हम बात करते हैं, उसके लिए आवश्यकता है आध्यात्मिक क्रांति की। बिना स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रेस ये संभव ही नहीं है। पहला जो भाग है हमारे संविधान का, उसमें मोहनजोदाड़ो का चित्र हमें मिलता है। चित्र के नीचे जो व्याख्या है वो है सील। हमें सबको मालूम है कि सील का अर्थ क्या होता है। सील का अर्थ है एक सत्ता, एक पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का कंसेप्ट है। ये सत्ता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर होगा, कोई पनिशमेंट होगा, कोई ना कोई एक अथॉरिटी होगी। अब यहाँ से बात आती है कि जब हम किन्हीं शब्दों को भी अगर समझने की कोशिश करें तो उसमें भारतीयता को जब हम केंद्र में रखेंगे तब वो शब्द वही रहता है, पर हमारा चिंतन किस तरह से हमें भारतीयता के केंद्र बिंदु पे लेके जाता है। और यही कोशिश है इस प्रदर्शनी के माध्यम से। सॉवरेनिटी के बारे में श्री अरविंद क्या लिखते हैं? भारत के अंदर सॉवरेन कौन रहा है? ब्रिटिश वेस्ट ने क्या कहा? किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब राजा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। सॉवरेनिटी क्यों? क्योंकि राजा तो संप्रभु है। लेकिन भारत ने इस चीज को कभी नहीं स्वीकारा। यहां क्या कहा गया? धर्म राजाओं का राजा है। इसलिए भारतीय चिंतन को समझने के लिए धर्म, कर्म और ब्रह्म को समझने की आवश्यकता है हमें। धर्म जो शब्द है, प्रोफेसर पीवी काणे साहब, जिनका हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पे उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनका चैप्टर फर्स्ट जो चालू होता है उसमें 12 पेज में वो ये लिख रहे हैं कि जो धर्म जो शब्द है, ये जो नोशन है, ये धरती की किसी भी सभ्यता में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिसमें इसको ट्रांसलेट किया जा सके, अनुवाद ही संभव नहीं है। जब बाहर की संस्कृति या बाहर की जब टर्मिनोलॉजी भारत के लिए यूज, वो समझने के लिए कोशिश करते हैं तो वो क्या करेंगे? एक शब्द है, हमारे यहाँ धर्म है, अब वहाँ उनके पास इसकी नियरेस्ट जो एक शब्द है जिसको ट्रांसलेशन के लिए वो किया, उन्होंने एक मॉरल राइटनेस के रूप में उसको प्रयुक्त किया। इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो उसमें यूसेबिया शब्द यूज करते हैं वो, पर यूसेबिया शब्द भी मॉरल राइट और रॉन्ग
तक ही सीमित रह जाता है, जबकि हमारे यहाँ धर्म है वो मॉरल राइट और रॉन्ग उसके अंदर समाहित है। क्यों? क्योंकि मॉरल राइट और रॉन्ग का जो केंद्र बिंदु है वो आध्यात्मिकता है। इसलिए शब्द बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब सॉवरेनिटी के बारे में, अब ये जब कंसेप्ट हम जब भारतीयता का देखते हैं तब अलग होता है, वेस्ट का अलग होता है। और एक इस छोटी सी परिभाषा से आप जब इतिहास का आकलन करते हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती है कि जो फ्रेम, जो एक पैराडाइम शिफ्ट आपको मिलेगा, एक फ्रेमवर्क जो है वो भारत के कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे लागू नहीं होता, और लागू नहीं होता इसलिए उसको समझने के लिए हमें भारतीय जो विजन है उसकी आवश्यकता। दूसरा जो चैप्टर 2 है उसके अंदर वैदिक काल का चित्र है। वैदिक काल में भी किसका चित्र है? गुरुकुल का। क्योंकि भारत में जो परंपरा रही है वो ज्ञान को सर्वोच्च शिखर पे रखा है, और गुरु जो हैं वो पूरे समाज के को गाइड करते हैं सेंटर पे। ये हमारी परंपरा रही है। ये आप धीरे धीरे आपको लगेगा कि क्रोनोलॉजिकली आप हमारे पूरे इतिहास जो है वो हमें हम उसकी एक जर्नी कर रहे हैं, एक यात्रा चल रही है। और ये मैं नहीं करवा रहा, ये संविधान करवा रहा। संविधान में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो, अब आप देखिए उनकी जो विद्वता थी वो भविष्य युवा पीढ़ी से किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं। जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि एक संवाद चल रहा है 1950 और 2022 में। भाग 3 के अंदर रामायण से पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी रावण का वध करके वापस लौटकर आने का चित्र है। ये जब चित्र आप देखते हैं तो एक कई प्रश्न ये आते हैं कि यही चित्र क्यों लगाया? क्या यह संभव नहीं था कि रावण का वध करते हुए चित्र लगाते तो अच्छा नहीं होता? लेकिन इन चित्रों को इस रूप में रखने के पीछे भी एक कारण है। इसके पीछे अब यहां आती है हमारी क्या फिलॉसफी रही है। भारत ने कभी भी किसी दूसरे का ज्योग्राफिकल अनेक्सेशन, मतलब किसी के राज्य को अपनाने के लिए, उसके अधिकार में करने के लिए युद्ध नहीं किया। रावण का भी अगर युद्ध हुआ तो अधर्म क्योंकि वहां था तो धर्म की स्थापना करी। उसके बाद क्या हुआ? क्या श्री रामचंद्र जी वहां नहीं रह सकते थे? क्या वो लक्ष्मण जी को वहां का राजपाट नहीं सौंप सकते थे? ये प्रश्न मौलिक हैं, लेकिन ये भारतीय जो संस्कृति, ये 5000 वर्ष ये बताती है कि कितना सुदृढ़ हमारा फाउंडेशन है। जब लगा अधर्म है, धर्म की स्थापना करी, वहां राजपाट न तो स्वयं ने लिया न अपने भाई को दिया। धर्म की स्थापना करते हैं और वापस लौट के आते हैं। ये चित्र ही नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण हमारे इतिहास को सर्वांगीण रूप से समझने के लिए हमारे संविधान में है। ये जो चित्र है, अब इसमें भी महाभारत से लिया हुआ चित्र है, जिसमें अर्जुन विषाद, डिप्रेशन में बैठा है और श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों, यही क्यों, और भी चित्र लगा सकते थे। इसकी संभावनाएं बहुत सारी हो सकती हैं। ये जो मैंने जो एक शोध मेरा चल रहा है, सिर्फ मैं मेरा व्यू बता रहा हूं। विषाद भारत में कभी भी प्रगति में अवरोध नहीं रहा है, और यही कारण है जब भी विषाद किसी को भी रहा है तो कोई ना कोई एक
द्वार खुला रहता है आपके प्रगति का। अगर अर्जुन को विषाद नहीं होता तो शायद हमें गीता इस रूप में नहीं मिलती। और ये चैप्टर 4 में है। चैप्टर 4 हमारा संविधान किसको डील करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मतलब राजा के जो दायित्व हैं और कर्तव्य हैं और जो उसके अधिकार हैं उनमें, और व्यक्तिगत आपके अधिकार और आपके जो संबंध हैं उनकी वजह से कभी भी कोई द्वंद्व आता है, विषाद आता है, उसकी प्रेरणा, उसका जो उत्तर है, उसमें जो उत्साहजनक जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो गीता में मिल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक राजा का जो दायित्व है और एक व्यक्तिगत उसकी जो लाइफ है, उन दोनों का उसको समस्याएं हो सकती है, पर उसका जो उत्तर है, जो उसका जो संकल्प है वो अलग होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन का जो विषाद का जो कारण था वो उसका पर्सनल रिलेशन आ रहा था, लेकिन जब धर्म की बात आई, जब अन्याय से लड़ने की बात आई, तब उसने धर्म का रास्ता अपनाया। ये गौतम बुद्ध का चित्र है जिसके अंदर श्री अरविंद बताते हैं कि गौतम बुद्ध जब निर्वाण की जो बात करते हैं तो वो हमारी सनातन संस्कृति में एक पड़ाव है, वो अंतिम नहीं है। इसी प्रकार भगवान महावीर के अरहत जो उन्होंने हमें शिक्षा दी उसके ऊपर बताते हैं। ये चित्र है सम्राट अशोक का। इससे रेलेवेंट जो कोट मुझे श्री अरविंद का मिला उसके ऊपर थोड़ा सा समय मैं लूँगा। और श्री अरविंद बात करते हैं कि वहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है। ये फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर का रेफरेंस है इसमें। Why is Ashok to be called pale in comparison with Charlemagne, or let us say with the Constantine? कलिंग का जब युद्ध हुआ उसके बाद अशोक ने क्या किया? कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब जब पश्चिम ने जब अशोक के जीवन को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा कमजोर राजा निकला। तब श्री अरविंद कहते हैं कि यहां महत्वपूर्ण अंश है कि अशोक को जब हम उसका व्यक्तित्व देखते हैं तब वो राजसिक तत्व से सात्विक तत्व की ओर मुड़ा है वहां पे, जबकि पश्चिम राजसिक व्यक्तित्व की प्रधानता को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जो तत्व है यही तत्व है जो हमारे यहाँ के जो इतिहास है उसमें हम हमारे लिए जो युग पुरुष हैं हम उनको किस प्रकार से देखते हैं। अगर हम भारतीय चिंतन से देखेंगे तो हमारे युग पुरुष और जो हमारे हीरोज हैं या जो युग प्रवर्तक रहे हैं उनको हम सही समान सम्मान दे पाएंगे। और हमने अगर पश्चिम की दृष्टि से हमारे इतिहास और युग प्रवर्तकों को देखा तो शायद हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि भारत ने तमस से ऊपर राजस और रजस से ऊपर सात्विकता को प्रधानता दी है। ये जो उदाहरण है ये जो चित्र है अभी जितने भी मैंने बताए, अब आप समझ रहे हैं कि इनको समझाने के लिए सबसे रेलेवेंट बेस्ट कोट्स क्यों श्री अरविंद के मुझे पसंद है। ये कला के बारे में है। हनुमान जी जो वाटिका से बाहर आते हुए,
ये विक्रमादित्य के दरबार का चित्र है। विक्रमादित्य को इसके अंदर संविधान में जब हम क्रोनोलॉजिकली जब हम बात करते हैं तब वहाँ विक्रमादित्य आते हैं। कुछ जितने चित्र आपने देखे उनसे आपको ये लगा है कि हमारे इतिहास के जो युग प्रवर्तक रहे हैं या जहाँ से इतिहास ने एक नया मोड़ लिया है उनको संविधान में जगह दी है। इसलिए इनके बारे में सही रूप से जानकारी, सही रूप से इनकी व्याख्या की आवश्यकता है और उस व्याख्या का आधार जब तक भारतीयता नहीं होगा हम हमारे इतिहास श्रेष्ठ पुरुष और उनके साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। नालंदा, अब पहले वैदिक काल में गुरुकुल का चित्र लगाया और ये नालंदा का लगाया। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय इस बात का प्रमाण है कि भारत के अंदर अलग अलग कलाओं पे शोध रहा और ऐसा जीवन का एक कोई भी क्षेत्र नहीं रहा जिस पर भारतीय मनीषियों ने उसको साधन नहीं बनाया। किसके लिए? हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें से केंद्र बिंदु आध्यात्मिकता। जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो श्री अरविंद जो आध्यात्मिकता बता रहे हैं हमें उसके ऊपर भी थोड़ी सी जानकारी रहनी चाहिए। जब 5000 वर्ष की जब यात्रा कोई राष्ट्र करता है तब उसके अंदर कई उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन ये भारत में जो मूल तत्व है वो 5000 वर्ष से लेके अभी तक उसमें निरंतरता हमें मिलती है। सिर्फ भेद कहाँ आता है? उसकी अभिव्यक्ति में। उसके जो फॉर्म्स हैं वो अलग अलग रूप में हमें मिल रहे हैं और यही कारण है कि इतना सब भारत ने सहन किया, लेकिन फिर भी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अगर बात करी जाती है किसी भी सभ्यता को अगर तुलना में करें तो भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें अपने स्वधर्म को कभी नहीं छोड़ा। एकदम गहनतम अंधेरे में भी उसने जो अध्यात्म को कभी भी त्यागा नहीं। और यही कारण है कि जब भी आक्रमण हुए, और खैर उसको हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। ये अश्वमेध यज्ञ उड़ीसा का स्कल्पचर है, बहुत फेमस। अश्वमेध यज्ञ का चित्रण मिलता है। ये नटराज के ऊपर जो व्याख्या श्री अरविंद ने दी है उससे सुंदर व्याख्या अभी तक आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये मैंने नहीं कहा, ये हिंदी साहित्य अकेडमी में एक गोष्ठी है, उसके दौरान जब श्री अरविंद की व्याख्या हुई तब उनको समझ में आया कि नटराज को इस रूप में उसका वर्णन करना, उसकी व्याख्या करना कहीं सुनी ही नहीं। क्योंकि नटराज जो है वो हमारे जो भारतीय जो कला है उसको पूरी तरह से परिभाषित करता है कि सब कुछ आगे जो भी क्रिया है लेकिन इसके पीछे अनंत असीम शांति है। भगीरथ का चित्रण, भगीरथ की जो तपस्या है उससे गंगा माता का अवतरण हुआ। तो ये चित्र इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि जब हम वेलफेयर स्टेट की जब बात करते हैं तब राजा का जो दायित्व है वो किस स्तर पे है कि राजा को प्रजा की संपन्नता के लिए, खुशी के लिए त्याग, तपस्या करनी पड़ती है, तब ही जो प्रजा है वो खुशहाल रह सकती है। और ये पूरा का पूरा इसमें चित्रण है, अलग अलग चित्र दिए हुए हैं किस प्रकार से
भगीरथ तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या के प्रत्युत्तर में गंगा माता का अवतरण होता है। तो ये इसमें अभी हमने जब शुरू में जब पढ़ा कि वेदों को समझने के लिए इतिहास पुराण की आवश्यकता है, इसीलिए आवश्यकता पड़ती है जब हम संविधान को पढ़ते हैं। संविधान एक नॉलेज है, उस नॉलेज को आज हम जब समाज में इम्प्लीमेंट करते हैं, क्रियान्वयन जब उसका करना चाहते हैं, परंतु उसकी व्याख्या करने वालों को अगर ये सारी भारत की सभ्यता, संस्कृति और धरोहर का ज्ञान नहीं होगा, तब वो जो एसेंस है हमारे संविधान के शब्दों का, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कहें या फंडामेंटल राइट्स कहें या ड्यूटीज कहें, वो सब लिखी हुई है, परंतु आवश्यकता यह है कि उसका संदर्भ हमें समझना होगा, और वो संदर्भ सिर्फ भारतीयता ही हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो है वो तभी माना जाएगा जब वो वहां की संस्कृति को पोषित करता है, वहां के इतिहास का सम्मान करता है, और यही नहीं, एक जो परंपरा है उसको आने वाले पीढ़ियों को देता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके जो रूप हैं वो वही हों, आने वाले युग में, आने वाली पीढ़ी में उसके जो रूप है वो उस समय की जो जरूरत होगी उसी के रूप में होंगे, परंतु उसका जो एसेंस है, मूल तत्व है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसी क्रम में अकबर का चित्र हमें मिलता है, और जो अकबर का जो आर्किटेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए ये मिला। जब श्री अरविंद को पढ़ते हैं तब श्री अरविंद स्वयं लिखते हैं कि ये जो समस्या जो हुई मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट की, जब यहाँ आए और यहाँ युद्ध भी हुए और उसके बाद हुआ, तो उसका समाधान क्या है, ये बड़े महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, राष्ट्र को समझना चाहते हैं, समाज को समझना चाहते हैं, तो उस समय जो इश्यूज हैं उसके बारे में भी हमको एकदम ईमानदारी से बात करनी है। जो श्री अरविंद ने जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। द रियल प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुसलमान कॉन्क्वेस्ट वॉज नॉट दैट ऑफ सब्जेगेशन टू अ फॉरेन रूल एंड द एबिलिटी टू रिकवर फ्रीडम, बट द स्ट्रगल बिटवीन टू सिविलाइजेशंस। ये हमें विषय पे समझना होगा कि ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये सभ्यताओं की लड़ाई है। ये जो संघर्ष है ये दो सभ्यताओं के बीच में है। ये सब मैं इसको क्यों लिखा है, क्योंकि श्री अरविंद सिर्फ प्रश्न ही नहीं रख रहे, उसका उत्तर भी दे रहे हैं, उसका समाधान भी बता रहे हैं। और जब इस पे जितना हम चिंतन करते हैं तब लगता है कि यही समाधान है, और दूसरा मुझे तो कोई समाधान नजर नहीं आता। That which rendered the problem insoluble was the attachment of each to a powerful religion, the one militant and aggressive, the other spiritually tolerant indeed and flexible, but obstinately faithful in its discipline to its own principle and standing on the defense behind a barrier of a social reform. There are two conceivable solutions. अब श्री अरविंद दो solution बता रहे हैं। The rise of a greater spiritual principle and the formation which could reconcile the two, or a political patriotism surmounting the religious struggle and uniting the two communities. इसका समाधान श्री अरविंद बता रहे हैं। पहला है आध्यात्मिकता में का जो सार है वो ढूंढना होगा। आध्यात्मिकता को बेस रख के उसके ऊपर एक संवाद है, और दूसरा है पॉलिटिकल पैट्रियटिज्म। अगर वो संभव नहीं है, हमारी जो पूजा पद्धति जो भी है वो अलग है, परंतु देश का जो कानून है, संविधान है, इसका पूरा सम्मान। दिस इज पॉलिटिकल पैट्रियटिज्म।
इसके बाद शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र हमें मिलता है। ये जो चित्र है इस पे श्री अरविंद सिख खालसा के बारे में भी बताते हैं और शिवाजी महाराज के बारे में भी बताते हैं, रामदास जी की भी बात करते हैं। हमारी सभ्यता का जो मूल तत्व जो अभी बताया कि जब भी घने से गंदे अंधेरा रहा उसमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जो थी, क्योंकि आध्यात्मिकता को हमने त्यागा नहीं, उसी कारण से हमें शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी हमें मिलते हैं। वो कोई सोशल रिफॉर्म्स और दूसरे रिफॉर्म्स सेकेंडरी हैं, लेकिन उनका जो मेन जो आधार है वो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता रहा और वही कंटिन्यूटी आज तक है। और ये हमारे संविधान की पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उस समय जब इसको लिखा गया था तब उस पीढ़ी ने कहा होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। आज जब हम पढ़ते हैं तब ये हमारी पीढ़ी है, हम हैं, तो हमारे ऊपर भी एक कोई ना कोई जिम्मेदारी है कि जब हम पढ़ते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे उस पीढ़ी ने 1950 1947 की पीढ़ी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया और कुछ काम हमारे लिए छोड़ के गए जो अभी पूरे नहीं हुए। वो उनकी अभिप्सा जो है, वो जो उनके संकल्प हैं, कुछ पूरे अभी नहीं हुए। उनमें से कुछ संकल्पों को इस पीढ़ी को पूरा करना है और कुछ संकल्प जो फिर भी अधूरे रह जाएंगे उसकी जिम्मेदारी आगे वाली पीढ़ी को पूरी करनी होगी। इसके आगे अब मॉडर्न इंडिया, ये जो कालखंड जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और अब मॉडर्न इंडिया, इसके अंदर ब्रिटिश राज के विद्रोह के लिए दो चित्र संविधान सभा ने लगाए, क्योंकि जो चित्र लगाए हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है कि वो किस संदर्भ में लगाए हैं और क्यों लगाए हैं। सिर्फ चित्र को देख के लगता कि इनको क्यों लगाया, वो लगाते, ये भी प्रश्न आते हैं। लेकिन इसके अंदर पूरा आप सारे चित्र देखेंगे, उसके नीचे संदर्भ भी दिया हुआ है, किस कालखंड में लगाएं और क्यों लगाएं। तो ब्रिटिश राज के विद्रोह में के लिए रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान का चित्र हमें संविधान में मिलता है। महात्मा गांधी जी का चित्र है, और वो भी कौन सा चित्र है? दांडी मार्च वाला। अब सत्याग्रह, गांधी जी को हम जब चित्र देखते हैं, सत्याग्रह हमें याद आता है, सत्य है, अहिंसा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज। परंतु श्री अरविंद की डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस का जिक्र किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं किया गया है। मुझे बहुत दुख होता है इसका। श्री अरविंद की जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और दशा दी थी, पर उसका जिक्र ही नहीं करते। मैं आपको उसका जिक्र करूंगा और उसके बाद आप पूरे स्वतंत्रता संग्राम को उस पैराडाइम से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं भी आपको किन्हीं भी व्यक्तित्वों में विरोधाभास नजर नहीं आएगा। इसलिए आवश्यक है श्री अरविंद को पढ़ना, इसलिए आवश्यक है श्री अरविंद की लेखनी को बार बार पढ़ना, क्योंकि श्री अरविंद की लेखनी में कहीं भी कोई टकराव नहीं है, सिंथेसिस है, विकास क्रम, जैसे रिवोल्यूशनरी श्री अरविंद, इवोल्यूशनरी श्री अरविंद, परंतु रिवोल्यूशनरी में भी इवोल्यूशनरी कंसेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस में श्री अरविंद 3 चरण की बात करते हैं स्पष्ट रूप से। वो बताते हैं कि नॉन कोऑपरेशन, स्वराज और बॉयकॉट, ये
भारत को अपनाने चाहिए, बिल्कुल अपनाने चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ वो ये कहते हैं कि अगर ये प्रभावशाली नहीं होंगे, नहीं होते, तब सशस्त्र क्रांति से परहेज नहीं होगा। अब इस डॉक्ट्रिन को देखने के बाद अब आप देख लीजिए इस डॉक्ट्रिन को किस किस ने अपनाया। चाहे अभी इसमें आगे भी आएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कहने का अर्थ यह है कि यह निर्णय कौन लेगा कि उस समय देश काल परिस्थिति में क्या हम नॉन कॉपरेशन इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, वेपन, स्वदेशी इज द बेस्ट, बॉयकॉट इज द बेस्ट और आर्म्ड रिबेलियन इज द बेस्ट। इसका निर्णय वो ही लेगा जो भारत माता को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। नो वन कैन बी बेस्ट देन दैट पर्सन। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस डॉक्यूमेंट है करीबन 7-8 पेज का। इसमें कहां विरोधाभास, अभी एक मिनट इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और बात करेंगे। इसके बाद गांधी जी के चित्र के बाद हमें चित्र मिलता है नौकली के दंगों का। प्रश्न कई बार यह आता है कि ये क्यों रखा है इसमें। यह प्रश्न स्वाभाविक है, लेकिन जब कोई भी राष्ट्र अपने इतिहास की बात करता है तब उसमें यह नहीं हो सकता कि वो सिर्फ जो सुनहरे पल हैं उनको याद रखे। आप खुद थोड़ा सा चिंतन करें कि संविधान सभा है, एकदम सॉवरेन बॉडी थी वो। जब उनके पास ये चुनाव था चित्रों का, अब तक आपने पुराने पूरे चित्र देख लिए, फिर ये जो चित्र है ये क्यों जोड़ा गया? ये जोड़ा इसलिए गया क्योंकि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, संविधान सभा का जो लोगो था वो अखंड भारत का था। जब संविधान हमने जो स्वतंत्रता के लिए जो संकल्प लिया था वो अखंड भारत का लिया था, परंतु कुछ घटनाएं घटी और वो नहीं हो पाया। लेकिन वो पीड़ा, वो दर्द और उस पार्टीशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट नहीं किया संविधान सभा ने भी, वो मुझे इन चित्रों में नजर आता है। ये नौखली के दंगे हैं। नौखली के दंगे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अभी 14 अगस्त को तो विभाजन विभीषिका दिवस भी घोषित किया गया है, क्योंकि भारत का जो युवा है, जो भविष्य है, वो इन चीजों को ध्यान रखे। इसलिए रखे कि कोई दोबारा से अगेन देयर कैन नॉट बी अनदर पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये दायित्व है इस पीढ़ी का, सबका। इसके लिए आवश्यकता है हमारे पूरे इतिहास को हम समग्र रूप से, सही रूप से समझें। उस समय कितनी भी कोशिशें करी गई, नहीं करी गई, वो एक अलग विषय है, लेकिन अभी दोबारा से ऐसी अगर परिस्थितियां पैदा होती हैं, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, और हो रही हैं, तो उसके लिए भी देश को, संविधान को, विधायिका को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, खबरपालिका को, सबको रेडी रहना चाहिए। ये अनायास ही नहीं जोड़े गए ये चित्र। इतना तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आभास हो गया होगा, क्योंकि संविधान में है ये। वो भी कौन सा संविधान? सर्वसम्मति से जो पारित किया गया, जिस पे हस्ताक्षर हैं माननीय सदस्यों के, और वो जो सदस्य थे, एक एक सदस्य के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कितने प्रगाढ़ पंडित, विद्वान, प्रज्ञावान, तपस्वी। और उस समय जब इतनी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की सभ्यता, इतिहास का संकलन करके, रेफरेंसेस लेके, सारी वो तर्क के साथ सामने रखी जाती थी संविधान सभा में।
उस संविधान सभा ने ये रखा है। किसके लिए रखा है? उनमें से तो आज कोई भी जीवित नहीं है, परंतु वो एक संवाद कर रहे हैं उस समय के भविष्य से। क्या आपको लगता है आज अगर ये चित्र नहीं होते संविधान में तो इनको आप जुड़वा सकते थे? उत्तर आपको मालूम है। तो प्रश्न ये है कि हम कहाँ, हमने जो राष्ट्र का जो सपना देखा वो उसमें हम कहाँ हैं आज? इसी से संबंधित श्री अरविंद का जो 15 अगस्त का जो संदेश है वो भी मुझे याद आता है, जहाँ श्री अरविंद ने उस समय बोला था कि पार्टीशन के वो विरोध में थे। क्रिप्स मिशन जब आया था तब उन्होंने उस चीज़ को अपनाने के लिए कहा था। खैर वो एक अलग बात है। 15 अगस्त का जो संदेश है उसके पहला जो श्री अरविंद का फर्स्ट ड्रीम है उसके अंदर 2 बातों उन्होंने बताई थी कि ये जो भी पार्टीशन हुआ है टेम्परेरी की तरह होगा, हो जाना चाहिए। अगर ये स्थायी रूप से रहता है तब श्री अरविंद कहते हैं कि इससे किस चीज की संभावना बढ़ जाती है? सिविल वॉर तक की। तो ये जो चित्र हैं ये बहुत कुछ कहते हैं, बहुत चित्र अपने आप में सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन इन चित्रों को समझने के लिए हमें श्री अरविंद की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो श्री अरविंद जो जिस तरह से उन्होंने भारत को देखा, भारत को समझा, भारत को समझाने की कोशिश की, वो हम समझ सकें आज 2022 में। ये चित्र है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ये चित्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एक प्रश्न करते हैं कि संविधान में भारत माता कहाँ लिखा है। ये जो चित्र है इसका जो वर्णन है चित्र का वो यही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य देशभक्त भारत से बाहर रहकर भारत माता को आजाद कराते हुए। ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें 2-3 चीजें बहुत गूढ़ है। स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, जिसमें जो श्री अरविंद ने भारत को भारत माता के रूप में जो चीज बताई, आप ये देखिए, ये जो स्वतंत्रता का जो पूरा जो एक यात्रा है वो भारत माता को आजाद कराने की जो चिंतन था, जो एक स्वीकार्यता थी, वो भारतीयों में उस समय नस नस में थी। जिस दिन ये संविधान हस्ताक्षर हुए उसी दिन एक दूसरा भी बड़ा महत्वपूर्ण 24 जनवरी 1950 को हुए हस्ताक्षर। उस दिन बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया था वंदे मातरम और जनगण मन के बारे में। वो ये था कि जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया और वंदे मातरम को जनगण मन के समान ही सम्मान और स्थान देने की बात की गई। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की प्रोसीडिंग्स हैं, परंतु होता क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी जाती हैं हमारे संविधान में। फर्स्ट ड्यूटी क्या है? सम्मान हम किसका करेंगे? संविधान का करेंगे, तिरंगे का करेंगे और जनगण मन का करेंगे, परंतु उसमें वंदे मातरम को नहीं जोड़ा गया। अब प्रश्न यही आते हैं जब हम भारत का 75वीं स्वतंत्रता की जयंती मना रहे हैं और श्री अरविंद की 150वीं, इन मौलिक विषयों पे चिंतन, क्योंकि ये जो विषय मैंने बताए, मेरा ऐसा मानना है ये सरकार के विषय नहीं है, ये समाज के हैं। ये जो अपने आप को बुद्धि वर्ग कहता है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को समझें, समझाएं और उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। ये हिमालय जो है उसका चित्र है, वो रेगिस्तान है, ये हिंद महासागर। अब ये भी, इस पे भी बड़े प्रश्न उठते हैं कि ये 3 भौगोलिक जो एंटिटीज हैं इनको क्यों रखा? फिजिकल फीचर्स ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये है भारत जो है
प्राकृतिक रूप से एक राष्ट्र है। जब हम ये चर्चा करते हैं कि राष्ट्र के कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, क्वालिफिकेशन, जिसको बेसिक एसेंशियल्स कहते हैं, महत्वपूर्ण अर्हताएं जिसको हम कहते हैं, भारत जिस तरह से बना हुआ है, ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि इसको किसी की आर्टिफिशियल बाउंड्री से भारत बना है। ये इस धरती पे प्रकृति ने, जैसे धरती माता ने एक विशेष राष्ट्र बनाया है, ये इसको समझाने की। संविधान सभा में जो लोग थे, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, पर मैं तो इतना मानता हूं कि ये जो चित्र हैं, मुझे 2017 में देखने को मौका मिला पहली बार। मैं एक विधि का छात्र हूं, परंतु मैंने मेरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये चीज़ नहीं देखी थी। उस दिन मुझे लगा कि ये नहीं मालूम तो हमें कुछ नहीं मालूम। इनकी जानकारी के अभाव में होता क्या है, हम धर्मनिरपेक्षता, वो तो कोई शब्द नहीं होता, पंथ निरपेक्षता है सही शब्द, और सेक्युलरिज्म जो है उसको सही मायने में अगर इंडियन सेक्युलरिज्म अगर समझना है तो हमें इन जो चित्र हैं, ये चित्र नहीं, ये सभ्यता के प्रतीक हैं, इनको भी भारतीय चिंतन के माध्यम से समझने की आवश्यकता है। मैं जिस भी लॉ कॉलेज में जाता हूं, जब मैं इन चीज़ों की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ यही आती है कि सर हमें तो मालूम ही नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा दिस इज इंडियन सेक्युलरिज्म, यह है भारतीयता, पंथ निरपेक्षता। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे धर्म को राजाओं का राजा कहा गया है। धर्म इज द किंग ऑफ किंग्स, और यह बात रेजोनेट करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, जब एस राधाकृष्णन जी भी यही कहते हैं। भारत को जब आज़ादी मिली और जब संविधान लागू हुआ, तो रिपब्लिक जो बना 26 जनवरी से बना। इसके बाद मैं आपको कुछ रेफरेंस बताता हूं, जो कईयों को लगता है कि भाई संविधान सभा में श्री अरविंद को कितनी बार याद किया गया। ये जो लास्ट के 3-4 फ्रेम्स हैं, इसमें मैं ओरिजिनल कोट्स हैं, और क्यों याद किया गया, किस विषय पे याद किया, और किस विषय पे श्री अरविंद से प्रेरणा ली गई, वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत की भूमिका विश्व में आदिकाल से अग्रणीय रही है, और इस चीज को स्वीकारा संविधान सभा ने भी। वहां वो बात करते हैं कि श्री अरविंद जो कह रहे हैं कि वैश्विक समस्याएं जो हैं उनका समाधान हमें नहीं मिल सकता जब तक कि चेतना का रूपांतरण नहीं होगा। जब मैंने ये पढ़ा तब बहुत बड़ा राहत मिली, क्योंकि कई सारे आरोप लगाए जाते हैं हमारे संविधान पे भी। आज वो विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, गुरु गोविंद सिंह जी, शिवाजी महाराज, और जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्म्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, रिवोल्यूशनरीज थे, उनको समय समय पे न केवल याद किया गया, परंतु उन विषयों पे उनकी क्या सोच थी उनको उद्धृत करते हुए संविधान सभा की जो चर्चा है उसको आके लेके गए। ये जो पक्ष हैं, अमृत महोत्सव के दौरान, श्री अरविंद की 150वीं वर्षगांठ के दौरान, ये हमें युवाओं में, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में आगे ले जाने की कोशिश हम कर रहे हैं, और उसी क्रम में आज ये हमने आयोजन रखा।
एक और महत्वपूर्ण तथ्य स्किप हो गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान पे हस्ताक्षर हुए, ये हमने बात करी, परंतु उसी दिन संविधान पे अंग्रेजी और हिंदी दोनों पे हस्ताक्षर हुए थे, और पहले हिंदी वाले पे हुए थे और बाद में अंग्रेजी वाले पे हुए थे। और हिंदी का जो ट्रांसलेशन है, उसका ऑथेंटिकेशन है, वो भी 24 तारीख को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। एज पर रूल्स वो ही ऑथोराइज थे। तो 24 जनवरी 1950 बड़ी महत्वपूर्ण तारीख मिलती है जब हम दो तीन चीज़ों को याद करते हैं। संविधान है, संविधान में जो चित्रण है, इनका क्या प्रयोजन था, इनका क्या उद्देश्य था, ये किस प्रकार से आज हमको प्रेरणा देते हैं। और उनसे भी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है वो है श्री अरविंद की लेखनी। जो श्री अरविंद ने जब बात करते हैं हम राष्ट्रवाद की, तो उसमें भी आप ये देखिए कि जो कॉलेजेस हैं, पाठ्यक्रम में जो श्री अरविंद का स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है, उसकी बात नहीं होती है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि श्री अरविंद को समझने के लिए आपका स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन मस्ट है, कंपलसरी है। आप भारतीय संस्कृति और सभ्यता से उस प्रकार से जब तक नहीं जुड़ेंगे जहां आपको सेंटर में ये लगेगा, तब तक आप श्री अरविंद को नहीं समझ सकते। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म क्या है? जिस प्रकार एक इंडिविजुअल सोल है, प्रत्येक व्यक्ति की एक सोल है, दिव्य सत्ता है उसमें, उसी प्रकार जो राष्ट्र है, सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति श्री अरविंद कहते हैं। कलेक्टिव सोल मैनिफेस्टेशन इज द नेशन। अब यहां बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से प्रत्येक एक सोल है, उसका एक स्वधर्म है, इंडिविजुअल एंटिटी है, सोल है। उसी रूप में जब राष्ट्र की बात आती है तो कलेक्टिव सोल है, उसका भी एक स्वधर्म है। श्री अरविंद बताते हैं कि इसी प्रकार भारत की जो कलेक्टिव जब सोल की बात करते हैं, तो वो जिम्मेदारी जो ईश्वर ने जो भारत को दी है वो है आध्यात्मिकता। यूएस को इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंग्लैंड को कमर्शियल इंटेलिजेंस, आदि आदि। अब आप देखिए, ये जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इसमें कहां विरोधाभास है? क्योंकि विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय के कारण नेशनलिज्म को लेके एक नेगेटिव नोशन डाल दिया गया। तो वो जिसने डाला उसके लिए वो जिम्मेदार है, भारत उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारा संविधान का प्रारूप, फर्स्ट ड्राफ्ट जब हमने रखा, उसके अंदर इन द नेम ऑफ गॉड जो ओथ है वो नहीं रखी गई। क्यों? क्योंकि हम तो सेकुलर बन गए। लेकिन संविधान, वही संविधान सभा है जिसने कहा कि ये कैसी स्वतंत्रता मिली है भारत को, वो अयोध्या ही कैसी जिसमें रामचंद्र जी नहीं मिले हमें। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें हैं। इसलिए जिसको भी भारत का सेकुलरिज्म समझना है, वो डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिस्पेंसेबल है समझने के लिए। और उसी कारण जो ओथ का जो प्रारूप है, शपथ का हमारे संविधान में, उसके अंदर ईश्वर का नाम, इन द नेम ऑफ गॉड, बाद में जोड़ा गया, जो कि आज हमें मिलता है। ये वो चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नहीं मिलेंगी आपको, ये जो संविधान की रेप्लिका ये नहीं मिलेगी आपको। तो आवश्यकता ये है, अमृत महोत्सव के दौरान शायद ये चीज मिले, तब हम हमारे देश को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकें। एक अंतिम बात, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक डॉक्ट्रिन है, मतलब कुछ बेसिक्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको चेंज नहीं किया जा सकता।
तब मेरे दिमाग में एक बात आई, क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ बेसिक नहीं बन सकता? बन सकता है, परंतु सबसे ज्यादा प्रमाणित, अथॉरिटेटिव, ऑथेंटिक, सर्वमान्य, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? तब मुझे उसका उत्तर मिलता है संविधान की। ये जो पूरा जो सभ्यता बताई है, ये हमारे भारत की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जैसे है कॉन्स्टिट्यूशन की, ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया के रूप में हम इसको देख सकते हैं। पाठ्यक्रम में ये मिनिमम चीज है जो इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बाकी एडिशन जितने करने इवेंट्स पे करिए, पर्सनालिटीज पे करिए, नहीं। क्यों? क्योंकि ये सर्वमान्य है। जो देश जिस संविधान से चल रहा है, उस संविधान सभा के सारे मेंबर्स के जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, उन्हीं के इतिहास, उन्हीं के बारे में कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं क्योंकि 75वां जो वर्ष है और 150वां जो श्री अरविंद की जब हम बात करते हैं, तब श्री अरविंद की एक अंतिम बात कह के फिर मैं अपने बात को विराम दूंगा। ओरिजिनल थिंकिंग। श्री अरविंद यूथ से डिमांड करते हैं कि मौलिक चिंतन लेके आए। मौलिक चिंतन क्या? ये उस समय बोल रहे हैं श्री अरविंद, ये करीबन 1903 या 4 के आसपास का एक उनका राइटिंग है। जब यूनिवर्सलाइजेशन की बात आती है, तब उसमें किस प्रकार से हम कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, तब श्री अरविंद यहाँ और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हम कौन सी चीज़ को राइटली एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइटली रिजेक्ट कर रहे हैं, या राइटली असिमुलेट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स, फिगर्स, आईटी, एनसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया, गूगल, वो सब इमैटेरियल बन जाते हैं। अगर हमें ये नहीं मालूम कि ये जो चीज़ हमें बताई जा रही है, ये हमें स्वीकार करनी चाहिए या इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तीसरी चीज़ है, कुछ स्वीकार करेंगे, कुछ रिजेक्ट कर देंगे। परंतु एक और चीज़ है, क्योंकि काल जो है उसकी गति आगे रहती है, परंतु हम हमारे अनुसार, भारतीयता के अनुसार उसको किस प्रकार से असिमुलेट करें, उसको कैसे डाइजेस्ट करें, ये सीखने की आवश्यकता है। अगर ये हमने सही तरीके से समझा, पढ़ा और इसके ऊपर चिंतन करते हैं, तब हम सही मायने में कह सकते हैं कि हम अमृत महोत्सव जो है वो मना रहे हैं। क्योंकि मौलिक चिंतन का अभाव, उस समय श्री अरविंद ने कहा कि भारत में सबसे बड़ी जो कमी है, ज्ञान की यहाँ कोई कमी नहीं है, परंतु वो जो ज्ञान 5000 वर्ष पहले जो था, वो ही ज्ञान उस बैकग्राउंड में उसको आज किस रूप में, मूर्त रूप में हम उसको कैसे अप्लाई करें, वो एक्सपेक्ट करते हैं श्री अरविंद युवाओं से, भारत से। इसी बात के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।